सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। वास्तविक संख्या कहाँ से आई, चैप्टर कोई सा भी पढ़ेंगे हम उसकी शुरुआत से बात करेंगे। पहले वास्तविक संख्या कहाँ से, सबसे पहले हम बात करें संख्या की। देखो संख्या दो तरीके की होती है। एक तो होती है भाई वास्तविक संख्या, और एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम बोल लेंगे रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को हम बोल लेंगे इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या तो आप भाई पहली से लेकर कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 10 तक जितनी भी पढ़ रहे हैं आप सारी वास्तविक संख्या पढ़ रहे, ठीक है। और जो काल्पनिक संख्या है यह आप 10वीं के बाद पढ़ेंगे, कक्षा 11 में 12 में। अब ये कैसी हो काल्पनिक संख्या, देखो काल्पनिक संख्या ऐसी हो जो आपकी रूट के अंदर, जैसे मान लीजिए -2, रूट के अंदर -5, तो ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते और माइनस की हो अंदर, तो ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो ये तो भी आप 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे जाके, इनका तो कोई रोल नहीं है। तो संख्या में हम केवल पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी है, अब आप ध्यान से देखिए एक बार। देखो भाई इनके बस केवल मैं आपके जो है ना बारे में बस बताऊंगा केवल, ठीक है। ये मैंने अलग से करा रखी है, उसमें अगर ज्यादा जानकारी से आप उसमें देख लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ये कहां से शुरू होती है पता है, बताओगे एक बार। एक से शुरू होती है भाई, 1 2 3 4 5 डैश है, और कहां पे जाएगी, अनंत तक का जाएगी संख्या, ठीक है। देखो ये मैं इसलिए बता रहा, इनका बहुत ज्यादा रोल है आपके चैप्टर में। पहले में जो पहला चैप्टर है इसी में कम से कम 1 या 2 नंबर का मल्टीपल इन्हीं चीजों से पूछ लेगा जो मैं संख्याएं बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है ये। दूसरे नंबर पर भाई इसी की आप दूसरे में बात करेंगे पूर्ण संख्या। कौन सी, पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर्स। और इसमें केवल ये फर्क है कि इसमें हम इसमें जीरो और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ दे भाई, जीरो। यानी कि यदि आप जीरो भी जोड़ दे प्राकृतिक संख्या में तो वो क्या बन जाएगी सारी भाई, पूर्ण संख्याएं बन जाएगी, ठीक है। वो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। तो बस फर्क सिर्फ ये है, पूर्ण संख्या में तो जीरो भी आती है और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आती, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए क्या है, तो आप कहेंगे जीरो है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो आप कहेंगे 1 है। क्लियर होगी बात ये। बड़ी आप नहीं बता सकते क्योंकि अनंत तक जाएगी, क्या पता कौन सी है बड़ी संख्या, उसको हम नहीं बता सकते। नंबर 3 भैया आप बात करेंगे। अब देखो पूर्ण संख्या, अब इसके बाद है आपके पूर्णांक। क्या है भाई, पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक दो तरीके के होते हैं आपके, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी कि प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। यानी कि जीरो के आप जब दाहिनी दाहिनी ओर चलेंगे तो प्लस की आएंगी संख्या है, इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और यदि आप इधर को चलेंगे -1 -3, और ये भी इधर अनंत तक का जाएगी संख्या है। तो ये है आपके पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक, और ये शून्य भी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद चौथा, अब आप बात करेंगे सम संख्या की भाई। सम संख्या हो हमारी इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है भाई। वो संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है उसे हम कहते हैं सम संख्या। तो ये आपकी 2 से शुरू होगी भाई, 2 4 6 8, इस तरीके से भी, ठीक है, अनंत। और ये नहीं कि भाई छोटी संख्या है, बड़ी संख्या होगी तो वो भी आपकी क्या होगी, सम संख्या होगी। बस आपकी 2 से भाग होनी चाहिए, और 2 से भाग में हर संख्या वो होगी जिसका एकांक 0 हो, 2 हो, 4 6 8 कोई भी संख्या हो, ठीक है। अब इसके बाद पांचवा एक करेंगे आप विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या जो इनकी अपोजिट है, बिल्कुल विलोम है इनकी, यानी कि जो संख्या 2 से भाग नहीं होती, सॉरी, जो संख्या आपकी 2 से भाग पूरी पूरी भाग नहीं होती, इस तरीके से वे संख्याएं
2 से भाग होती है, सॉरी ठीक तो है भाई, 2 से भाग नहीं होती, ये विषम संख्या है। ठीक है, अब बात करेंगे भैया आप विषम संख्या हम कहेंगे और नंबर्स। एक होगी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या तो आप ऐसे कहेंगे वे संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। या फिर आप ऐसे कहेंगे जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे आपकी 4 है, सुनो भाई 4, देखो 4 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, तो इसके गुणनखंड कितने आए? 3 आए, तो इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, जब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो किसी संख्या के तो वो होती है भाज्य संख्या। ठीक है, अब इसी तरीके से भैया आपके फिर इसके 4 के बाद आप देखें तो फिर 6 भी है, और फिर आपकी 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, इस तरीके से। ठीक है, ये वे संख्याएं हैं जो जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, या ये एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है। 9 के बारे में कंफ्यूज हो गए तुम? नहीं देखो 9 3 से भी तो कटता है भाई, 1 से भी कटता है और 9 से। ठीक है, अब इसके बाद भाई 7वें नंबर पे आप करेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और भाई यहाँ देखो एक बात, अभाज्य संख्या अब तक की जितनी हमने लिखी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को देखते हुए। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे इसको भाई? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वे संख्याएं हो जो केवल अपने आप से और एक से ही विभाजित होती है, एक से या अपने आप से, और किसी से विभाजित नहीं होती। या आप ऐसे भी कह सकते हैं जिस संख्या के केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। तो 2 केवल ये तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13, 17, इस तरीके से वे संख्याएं जो केवल एक से और अपने आप से विभाजित होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात भी? ये नोट करना हो तो करो एक बार जल्दी। देखो भाई परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो। और जो नीचे वाली संख्या है यानी कि जो हर है, देखो भाई इसे हम भिन्न बोलते हैं ना, भिन्न भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली हर। अब हर ध्यान रखना है, हर का 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कंडीशन है। और दूसरी, और HCF P और Q का, यानी कि जो आपका अंश और हर है संख्या का, उसका यदि हम HCF निकाल ले, यानी कि में से निकाल ले, तो वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो वो संख्या हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होती है। अब जैसे मान लीजिए आप कुछ भी रख सकते हैं, 4/5 या 1/2, माइनस के 3/4, या प्लस के आप कह सकते हैं 3 है। देखो जो आपकी संख्या है ये भी आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है उसके बटे में 1 होता है। ठीक है, तो बटे में है या नहीं है? और माइनस की भी होगी, प्लस की भी होगी संख्याएं, तो इस तरीके की भी आपकी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और एक बात और, देखो 0 बटे, यदि आप लिखो 0/1, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में 1 है, नीचे वाली 0 नहीं है, ऊपर वाली 0 है, ऊपर वाली हो सकती है। और जैसे भैया आपके पास मान लीजिए √25 लिख रहा है, √25 का मतलब कितना है? 5 है ना भाई, 5×5 = 25, या आप कह सकते हैं √36 है। इस तरीके की संख्या है। एक और देखेंगे, आप लिखेंगे मान लीजिए 1.23, या आप यहाँ पे गए 2.5। भाई ऐसी संख्या है जो आपकी जो है ना शांत हो रही, क्या है? शांत। जब शांत दशमलव प्रसार हो किसी संख्या का तो वो भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। और यदि अशांत है, यदि अशांत है, यानी कि 3 के ऊपर बार लग रहा है, ऐसे बार लग रहा है, तो इसका मतलब ये है 3 बार बार आ रही है संख्या, बार 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 बार, जब सेम संख्या रिपीट हो रही हो वो की वही संख्या, तो उसे हम कहते हैं अशांत, अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे उसे? अशांत आवर्ती दशमलव, उसे बताऊंगा आगे। अशांत आवर्ती, तो ये इसकी अशांत आवर्ती है, इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या है।
यानी कि इसका मतलब ये है कि 1.333 ऐसे जा रही है बार बार। जब सेम संख्या आ रही हो तो उसे कहते हैं अशांत आवर्ती, और जब जब संख्या अलग अलग आ रही हो तो उसे हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती। ठीक है, आवर्ती और अनावर्ती, जब सेम संख्या हो रही हो तो आवर्ती, जब अलग अलग संख्या आ रही हो तो अनावर्ती। ठीक है, और अशांत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये संख्या भी यहाँ पे समाप्त नहीं हो रही, संख्या समाप्त नहीं हो रही, भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही, संख्या बार बार आ रही। ठीक हो गया यहाँ पे। अब भाई इसके बाद अपरिमेय संख्या। देखिए भाई, परिमेय संख्या को तो हम बोलते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या इसकी विलोम है, बिल्कुल उल्टी है। यानी कि या तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, और जहां पे नीचे वाली संख्या क्या हो, जीरो हो, तो वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरे, या उन दोनों संख्याओं का HCF एक ना हो, तो वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरे सबसे मेन इंपॉर्टेंस का जो है ना एग्जाम्पल आप देखेंगे, एक तो आप पाई याद रखेंगे भाई, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपके जो है ना एग्जाम्पल में जो है ना दे के भी पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ भी लेगा ऐसे कि बताइए पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या जो है ना सम संख्या है, विषम संख्या, इस तरीके से देगा पूछेगा पाई को। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ बताया, एक पॉइंट मान लीजिए 0.1, फिर 0.01, फिर 0.01, इस तरीके से। अब देखो यहाँ, ये अशांत तो है, लेकिन अशांत के साथ साथ क्या है, अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है, जब अलग अलग संख्या आ रही है, रिपीट अलग अलग संख्या हो रही बार बार, तो इसका मतलब ये है क्या है कि ये अशांत अनावर्ती है, और जब अनावर्ती होगी तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर होगी बात यहाँ से। और ऐसी संख्या देखो एक बार, जैसे रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 10 है, तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते पूरा पूरा, यानी कि कोई पूर्ण संख्या नहीं आती वर्गमूल निकालने पर, पॉइंटों में आवेगी संख्याएं, तो इसे हम कहेंगे इन्हें भी अपरिमेय संख्या। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आई बात? अब ये परिमेय और अपरिमेय, एक सबसे इंपॉर्टेंट एक बात रहेगी लास्ट वाली, वो देखिए एक बार सबसे पहले, से अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, इसे हम बोल रहे हैं को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या भी देखो, ये एक संख्या नहीं होती सहभाज्य, ये संख्याओं का जोड़ा होता है। ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो संख्याओं का, देखो दो संख्या मतलब युग्म, संख्याओं का युग्म, एक संख्या ये एक संख्या है, मान लीजिए 3 है और एक 4 है, दो संख्या है, संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा जिनका HCF क्या हो, एक हो। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF क्या हो, एक हो। जैसे 3 4, मान लीजिए दूसरी संख्या आपने लिया 18 25, इनका HCF आप निकाल लोगे तो कितना आएगा, एक आ गया, तो आप निकाल लो। एक संख्या मान लीजिए 7 है और 8 है, इनका HCF आप निकाल लोगे कितना आएगा, एक आ गया। तो जिन संख्याओं, सॉरी, ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका HCF एक आता हो, उन्हें हम बोल लेंगे सहअभाज्य संख्या। और ये करीब करीब हर बार पूछी जावे, हर बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जावे भाई, सहअभाज्य संख्या पूछी जाए, नहीं पूछी जाती। तो आपको ध्यान रखना है, कैसे पता करेंगे भाई सहअभाज्य है, तो दोनों संख्याओं को लो, उनका HCF निकाल लेंगे। क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को लोगे और उनका HCF निकाल के देख लेंगे, जिन दो संख्याओं का HCF एक आ जाएगा, वही जोड़ा हमारा क्या है, सहअभाज्य संख्याओं का। यहां तक नोट करेंगे। देखिए भाई, जो संख्याएं है, क्वेश्चन नंबर पहले के हमें क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, ये 5, ठीक है, और इसमें आपको गुणनखंड निकालने हैं। उसने कहा आपसे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, ठीक है गुड़िया। अब देखो एक बार, पहले नंबर 1 पहला करा दूं मैं यहां से। देखो 140 के आपको क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो केवल और केवल आप अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे। किससे भाग देंगे, केवल और केवल अभाज्य संख्या से कम 50 तक की अभाज्य संख्या आप याद कर लें, कम से कम। ठीक है, तो ये याद करनी है। अब देखो भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है ना, 2, तो 2 से भाग देंगे, 2 सते 14 और 1 0, 70 आ गया 2 से भाग देने पे। फिर आप 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 35। अब 2 से भाग तो नहीं होता,
अब किससे करेंगे भाई? 5 से करेंगे। तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7 हो गए गुणनखंड। इसको लिखना कैसे है अभी? 140 बराबर करेंगे आप 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 2 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणा 5 5 को 1 लिख सकते हैं और 7 की भी पावर 1 लिख सकते हैं। जिसकी केवल एक ही बार है संख्या तो उसकी पावर कितनी भाई? 1 होती है। तो आप ऐसे लिख लोगे या नहीं? कभी कभी ऑप्शन में आपको ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा, तो कोई सा भी आप कर लेंगे ऐसे। समझ में आई इस वाले की बात? दूसरा आप खुद करेंगे भाई, दूसरे वाला आप क्या करेंगे? खुद करेंगे। हाँ, अभी रुकेंगे एक बार, यहाँ देखो पहले, अरे देखेंगे चौथा, तीसरा कराऊं पहले? अच्छा, ये चौथा और देख लेंगे। 5005। अब देखो सबसे पहले आपको 2 से बताया मैंने भाग देने के लिए, लेकिन जब इकाई का अंक 2 से भाग ना होता हो तो वह संख्या 2 से भाग नहीं होती। फिर अब 3 की बात करें, 3 का नियम ये है कि यदि अंकों को जोड़ने पर 3 से भाग होती है संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अब वो भी नहीं है तो आप 5 से भाग देंगे। 5 का नियम ये है, इकाई का अंक जब 0 या 5 है तो 5 से भाग होती है संख्या। 5 एकम 0 ऐसे ही, 0 ऐसे ही और 5 एकम 5। अब देखो ये संख्या अब तो 5 से भाग नहीं होगी। अब 5 के बाद किसका नंबर आया? 5 के बाद है भाज्य संख्या में 7। 5 के बाद किसका है भाई? 7 का। 7 से भाग देंगे, देखेंगे आप एक बार। 7 एकम, यहाँ 3 बचेंगे, 30 हो गए। 7 चौक 28, 2 बच गए यहाँ पे भी। अब 1 उतार लिया, 21 हो गए, तो 7 के 21 पूरा कट रहा है, 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, 3 बच गए यहाँ पे। 7 चौक 28, 2 बचे, 7 तिया 21। 7 से होगी भाई संख्या पूरी पूरी। अब 7 दूनी 14, 7 से भाग तो नहीं होती। 7 के बाद आती है हमारी 11, तो देखो 11 से भाग होगी। 11 एकम 11, 3 बचेंगे, 11 तीन 33 और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13। थोड़ा आराम से, 13 एकम 13। ठीक है, तो आप इसको भी लिख लेंगे भाई इसके सामने 5005 और ये कितना है? 5 गुणा 7 और गुणा 11 और गुणा 13। ठीक है भाई, ऐसे लिख लेंगे इसको। ये वाला भी कराओ, बताओ। नहीं, चलो एक बार देखेंगे एक बार। देखो भाई, ये 5वां और देख लो, फिर बाकी ये कर ले तुम। ठीक है, देखिए एक बार, देखिए यहाँ देखो एक बार। 2 से भी भाग नहीं होती संख्या क्योंकि इकाई का अंक 9 है। तो अब किससे देखेंगे? भाग देगा 3 से। देखो 9 2 11 और 4 15 और 7 15 और 7 कितने होंगे भाई? 22 होंगे। अब ये 3 से ही भाग नहीं होती, ठीक है, क्योंकि 22 तो 3 से भाग नहीं होता। अब 3 के बाद 5 से भाग नहीं होती, 7 से भाग देगा। देखो एक बार, 7 एकम 4 का उतार लिया, 7 6 42 नहीं होता भाई 7 से। इसके बाद 9 से भाग नहीं देंगे गुड़िया। अब इसके बाद 11 का नंबर आया तो 11 6 66 बचेंगे कितने भाई? 4 और 4 8 और 11 से 77, 5 बचेंगे, 11 से भाग नहीं होती भाई। फिर उसके बाद किससे देंगे? 13 से भाग देंगे। 13 एकम 13, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 6 78 पंजे चलेंगे भाई। 13 पंजे 65, 5 और 4 9, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 से ही भाग नहीं हो रही। अब 17 देखो भाग देंगे, 34, 17 क्या 51, 17 चौक 68, 6 बचेंगे भाई यहाँ पे, 62 हो गए। अब 17 चौका नहीं चलने की 62 में, 17 क्या 51, 51 में फिर कितने बचे आप? क्या भाई 9 और 2 11, 11 बच गए, उतार लिया 9 का और 17 7 119, तो 17 से पूरी भाग हो रही है। देखो 17 तिया 51, 17 चौक 68, यहाँ में बचे आपके कितने 6, 17 तिया 51, 11 बचे, 9 का उतार लिया 119 हो गए और 17 सत्ते 119। अब देखो किससे भाग होगी? 17 से हो रही क्या? अभी 17 दूनी 34, 17 तिया 51 34, 6 और 3 9, 17 से नहीं होती अब भाग भी। 19 से देखो, 19 दूनी 38, दूनी चल गई भाई और 5 बचे, 19 के 57, 19 से भाग होगी तो 19 दूनी 38, यहाँ में बचेंगे आपके 5, 19 या 57 और 23 23 से ही भाग होगी, 23 से कम 23। तो आप लिख लेंगे बराबर 17 गुणा 19 और गुणा 23। ठीक है भी, ठीक है। अब इनको तो आप देखो उतार लो और बाकी ये वाले आप खुद से करके लेके आओगे। इस वाले में हमें कहा कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, और एचसीएफ और एलसीएम भाई आपको निकाल के उसके बाद जांच भी करनी है। जांच कहीं से करनी है? कह रहे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है उनका एचसीएफ और गुणा एलसीएम के।
तो देखिए एक बार, पहले तो इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना। तो देखो दोनों निकालने के लिए आप क्या करो, हमारे पास दो विधियां होती है, लैसे की भी और मैसे की भी निकालने की, एलसीएम और एचसीएफ। जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, एक तो होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। ठीक है, तो आप इसमें जो है ना महत्व है भी गुणनखंड विधि का, क्योंकि वो आपसे निकलवाएगा अलग से, गुणनखंड विधि से निकालिए। तो आपको गुणनखंड विधि सीखनी है दोनों की, मैसे की भी और लैसे की भी। देखिए अब यदि आप इसकी बात करें पहले वाले की, ध्यान से देखो एक बार, पहला क्वेश्चन नंबर 1, तो आप क्या करेंगे 26 का भी गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे भाई। 26 के भी आप गुणनखंड निकाल लेंगे और 91 के भी गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 13, और 13 से ही भाग देना पड़ेगा, तो आपके गुणनखंड हो गए 26। अब 91 के आप देखो, 91 को भाग दोगे भैया आप, 7 से भाग होगा, तो 7 से भाग दोगे, 7 एकम 7 बचेंगे, 7 तिया 21, और 13 से ही भाग होता है, 13 एकम 13। यहाँ तक ठीक है। एक बार आप इनके गुणनखंड लिखेंगे भाई 26 के 2 गुना 13, और 91 के लिखेंगे भाई 7 और गुना में 13। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखो एक बार तो निकाल लेंगे हम एचसीएफ, क्या निकाल लोगे एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड विधि में अलग अलग निकालना नहीं पड़ता, इसी विधि से हो जाएगा काम यही थी। अब देखो भाई एचसीएफ तो होगी वो संख्या जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, कम से कम 12 ही हो। कहने का मतलब ये है, देखो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, 2 इसमें तो है लेकिन इसमें तो नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 13 ही है बस वो संख्या जो दोनों में है। तो हमारा 13 क्या है एचसीएफ, 13 तो क्या है अभी एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करो, देखो एलसीएम में आपको क्या करना भाई, आपको वो संख्या लेनी है जो कम से कम 12 ही हो, यानी कि इस संख्या में जो सबसे कम 12 ही होगी वो लेंगे आप। जैसे 2 की बात करो, सुनो 2 इसमें कितनी बार, एक बार आया, इसमें कितनी बार आया, एक बार भी नहीं आया। लेकिन यदि एक बार भी आया है किसी संख्या में तो वो भी आपको लेना है, तो 2 एक बार तो 2 लिखना है भाई। अब देखो 7 एक ही बार, वो भी इसमें आ रहा है तो आप एक बार लिखना है। यदि इसमें 2 तो आप 2 बार वाला ही लिखते, जिसमें सबसे ज्यादा बार आ जाएगा वो लेना है। यदि ऊपर वाले में मान लीजिए 7 3 बार होता और इसमें एक बार, तो आप 7 को 3 बार लिखते। ठीक है, 2 इसमें एक बार है, लेकिन यदि इसमें 2 बार होता तो आप 2 बार 2 लिखते। क्लियर है, तो अधिक से अधिक वाला लेना, नहीं बस वही लिखना है जो उनसे हम ज्यादा बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसकी 13 की बात करें अभी, देखो 7 की, सॉरी 7 एक ही बार है वो भी, तो एक बार लिख लेंगे आप। उसके बाद 13 देखिए, 13 इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार, तो एक ही बार लेना है। यदि कोई से में 2 बार हो तो आपको 2 वाला लेना है। ठीक है, तो एक बार आना तो एक बार जरूर लेना है। क्लियर होगी बात। एलसीएम में हम कोई भी गुणनखंड नहीं छोड़ते, यदि कोई एक बार भी आया है तो वो भी लिखना है। अब इन सब की गुणा कर देंगे भाई, देखो 13 की 7 में करो, 13 7 91, और 91 की 2 में कर देंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 182। भाई ये तो आपका एचसीएफ, ये आ गया एलसीएम, दोनों चीजें आ गई। अब आपको करनी है जांच। देखो भाई यहाँ पे अभी ये पूरा नहीं हुआ सवाल, जांच के लिए हमें दे रखा है उसने कि पहली संख्या, ये सूत्र होता है भाई, याद कर लेंगे इसको, सॉरी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है उनका एचसीएफ और एलसीएम गुना एलसीएम। देखो भाई ये एचसीएफ और एलसीएम इन्हीं संख्याओं का है, यानी कि पहली और दूसरी संख्या जो हमारे पास 2 संख्या है, इन्हीं का एचसीएफ और इन्हीं का एलसीएम। यदि हम उनकी गुणा कर दें तो इन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर आता है। ठीक है, तो रखेंगे यहाँ पे पहली संख्या कितनी है 26 गुणा दूसरी संख्या कितनी है भाई 91, और बराबर एचसीएफ कितना है भाई 13, और एलसीएम कितना है 182। यदि ये दोनों का हमारा बराबर आ जाएगा तो भाई हमारी जांच जो है ना हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा सवाल सही है, और यदि ये बराबर नहीं आ रहा तो हमारा सवाल गलत है, हमने कुछ गलती करी है। ठीक है, तो यहाँ से पता लग जाएगा आप। तो देखिए एक बार गुणा करेंगे भाई, 26 की करो, 26 से कम 26 हासिल कितने लगेंगे 2, और 26 निम्मा 234। जब आप 26 निम्मा 234 2 हासिल के जोड़ेंगे कितने आएगा 236। ठीक हो गया भाई। इधर करने के बाद ये इधर देखिए 13 का पाना पड़ेंगे, 13 दूनी 26, और 13 की 8 में गुणा करेंगे, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छिका 73, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और 2 हासिल के थे
तो 106 हो गया नहीं भी, 10 हासिल के है, कितने हैं 10, और 13 एकम 13, 10 जोड़ेंगे आप कितना होगा 23। देखो दोनों और बराबर आ रहा है, तो आप कहेंगे एलएचएस बराबर है किसके, आरएचएस के। तो भाई जांच ऐसे कर लेनी है आपको, ठीक है। जब तो यहां तक आपका ये पूरा एक सवाल हो गया। हाँ, अगर जांच सही नहीं आ रही तो तुम्हारी यहाँ पर कुछ गलती है सवाल में, उससे पता लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर आएगी बिल्कुल हमेशा। इनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर आती है। तो यहाँ तक नोट करेंगे एक बार।